क्लास 8 साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड मिलेगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर। लर्नर्स, इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये वाला और आने वाले सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट में। बाय द वे, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप डेफिनेटली वहां से जाके यूटिलाइज कर सकते हो। और ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 3-4 पन्नों का चैप्टर, छोटा चैप्टर है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि भाई करंट क्या होता है, करंट क्यों होता है, करंट को कैरी करने के लिए हम बैटरीज यूज करते हैं, 2-3 प्रकार के बैटरी के बारे में बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है। हाई स्टैंडर्ड्स में आप 11th-12th में जाके डिटेल में पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो वो दिया हुआ, और उसके बाद थोड़ी से मैग्नेटिज्म्स की रिलेटेड बात हुई है और इलेक्ट्रिक बेल की बात हुई है, तो ये पूरे चैप्टर की बात है। बट इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है लर्नर्स, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर बेसिकली जाते हो, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे दिखेगा, इस पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको सारे सवालों का जवाब आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन को आंसर करने की हमने कोशिश की है, तो आप डेफिनेटली इसको देख लेना, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 जितना मैं पढ़ाता हूं एज अ टीचर, वो सब कुछ डाल दूं इस पर्टिकुलर चैनल पे। 9th-10th ऑलरेडी डाला हुआ है, आप 8th में जब 9th में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 7th-8th एक बार डाला था, और अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा करके फिर से डालने की कोशिश करो। तो अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी अब आपको पढ़ना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सबसे पहले देखो करंट इस शब्द का मतलब क्या होता है। करंट इस शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है, ये बात याद रखना। आगे चल के अगर तुम्हें कोई भी बोलता है कि भाई करंट, तो तुम समझ जाना कि करंट का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है। जैसे अब मान लो कि कहीं पे तेज हवाएं चल रही है, तो हम बोलते हैं विंड करंट। पानी समुद्र में जो होता है उसको हम बोलते हैं ओशन करंट या फिर वाटर करंट। उसी तरीके से जब बेसिकली चार्जेस मूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? मैग्नेटिज्म तो आपको पता ही, चुंबक 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 पता ही होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे पूरा ये एक एक डिटेल में एकदम पढ़ने वाला है। पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एटम। एक अगर एटम की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इस एक्सप्लेनेशन पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारा वाला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपको मैं यूजुअली देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम अगर एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक एटम, जैसे मान लो एक एटम के अंदर में एक सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है ना। इस चीज को जो ये सेंटर में, इसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NUCLEUS, एक थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा 7th स्टैंडर्ड का। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स बुलाते हैं। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्रोटॉन बुलाते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल चीजें होती हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस चीज को हम न्यूट्रॉन बुलाते हैं। ये भी तुम्हारा कहाँ पे होता है, ये भी तुम्हारा इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इन दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स भी बुलाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन्स बुलाया जाता है। आप ये 9th स्टैंडर्ड में सीखोगे। लर्नर्स, इसके बाद ना कुछ इस तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको ऑर्बिट्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गोल गोल होते हैं। हमारा थोड़ा डायग्राम, हमारा ड्राइंग का थोड़ा मसला है, तो इसलिए इस तरीके का बन रहा है। बट इस तरीके के कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि कटे कटे होंगे, बीच में खड्डे खड्डे होंगे, मैं एक जस्ट दिखाने के लिए बना रहा हूं। और इसके अंदर में ना एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके इस चैप्टर में आगे की तरफ पूछा है, तो उसका आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। इस जगह के अंदर कई सारे और पार्टिकल्स होते हैं जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे 3 नहीं होगा ऑब्वियसली, मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और यही वो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। देखो, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। ओके, प्रोटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। मोस्टली जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चीज अगर आप समझ पाते हो तो आगे कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं, और अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या लिखा है। देखो, कह रहा है कि एन एटम हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं किसी भी एटम की बात करूंगा तो उसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे। इक्वल होता है, ये दोनों नंबर इक्वल होता है। सो एन ऑब्जेक्ट डजंट शो एनी चार्ज दो इट एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो,
हालांकि हमारे एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, लेकिन एटम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एटम होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने जब बनाया तो मैंने ज्यादा बना दिया, एक और यहाँ पे बना देते पॉजिटिव, तो देखो 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 4 नेगेटिव, समझ रहे हो अगर तुम देखोगे तो। अब यहाँ पे क्या होता है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो एक एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, समझ रहे हो, इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए एटम ओवरऑल एक न्यूट्रल चीज होता है, ठीक है ना। ओवरऑल एटम कैसा होता है, एक न्यूट्रल चीज होता है। अब यहां पे बोला गया है, देखो अब क्या कर रहे हैं कि देयरफॉर if we can say that plenty of electric charge is filled in an object around us, what will happen if a glass rod is rubbed on a, अच्छा इसके लिए therefore we can say that plenty of electric charge is filled in the object around us, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब अभी यहां से जाके ना आगे से थोड़ा सा चैप्टर में ना एक मोड आया और एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहां से, तो देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क क्लॉथ, अगर मान लो आपके पास एक सिल्क का कपड़ा और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक ग्लास का रॉड लेकर के बेसिकली अगर आप उसको रब कर रहे हो तो क्या होगा, प्रश्न ऐसा पूछ लिया। फिर बोल रहा है हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्जेस, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस आते कैसे हैं, अगला प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। और कह रहा है व्हाट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस, क्या होता है स्टैटिक चार्ज और क्या होता है मूविंग चार्ज। तो यहां से यहां तक अगर तुम देखोगे, जिसको मैंने पिंक से अंडरलाइन किया, केवल और केवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक मतलब होता है जो रुका हुआ है, एक ही जगह पे रहता है, जैसे प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे थे। मूविंग चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं कि मूविंग चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यहाँ पे बोल भी दिया कि मूविंग चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। और ये मूविंग चार्ज क्या होता है, दिस आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब बेसिकली कौन जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन जाता है। तो मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है, ठीक है। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड फ्लो, क्या हम इस नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि ये मूविंग चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और मैंने आपको बोला था कि करंट इस शब्द का मतलब फ्लो होता है, तो प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या हम किसी तरीके से, समझना आगे चैप्टर में आप जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या हम किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल। अगर हम किसी तरीके से बेसिकली अगर इस चार्जेस को फ्लो करवा देंगे तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एक पानी हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करती है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट फोर्स विल have to be applied to put a stationary object into motion. We get अच्छा यहाँ पे देखो, we get current electricity when the electrons in the electric conductors are made to flow. अब यहाँ पे आपको आपने 9th स्टैंडर्ड सॉरी 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पे तो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, लेट्स से कि ये जमीन है और इस जमीन के ऊपर ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, और अगर मुझे इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो मुझे करना क्या होगा, बेसिकली मुझे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस एम, मान लो इसका मास कुछ एम है और मैंने इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इस जगह से इस जगह पे एक्सलरेट करेगा, मतलब बेसिकली मूव कर जाएगा। सिंपल है ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह पे रुका हुआ है बट इसकी कैपेसिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, और अगर मैं किसी तरीके से इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर मूव करा देता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, समझ आया, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। बट प्रश्न यही है कि इसको हम करते कैसे हैं, तो उसी के बारे में हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है। और आगे लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, अगला जो हमारा पॉइंट ही है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा एसी चालू कर लेते क्योंकि गर्मी से फिर दिमाग का दही हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो, अ चार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू ग्राउंड। अब देखो जब बेसिकली जब बिजली कड़कती है तो एक चार्ज करंट ही तो होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। व्हाइल सेंसेशन इज फेल्ट अस बाय अस ड्यू टू माइक्रोस्कोपली स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रेन। तो जब देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी तुम ऐसे हो जाते हो, मतलब तुम्हें एक सेंसेशन फील होता है कि तुम्हारे बॉडी से करंट पास हुआ है, राइट। वी आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स, हमारे घर के अंदर जो वायर्स होते हैं उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से, और कई सारे और इक्विपमेंट जो हमारे घर में है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है बेसिकली, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक सेल्स of a radio or in a car battery, a current is produced by
फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब कह रहा है कि क्या होता है कि जब हम बेसिकली कोई बैटरी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे हम फ्लो कराते हैं चार्ज पार्टिकल्स को और उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। और यहां पे बोल रहा है बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम फ्लो कराते हैं। चलिए अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कराने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। हालांकि है इसमें कुछ भी नहीं, बस बेसिकली एक बैटरी लगाना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ और नहीं होता, एक बैटरी होता है जो थोड़ा सा ना पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज का डिफरेंस लाता है, जिसके कारण करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। बस उसी को थोड़ा शब्दों में यहां पे समझाने की कोशिश की है, तो हम एक एक लाइन करके देखते हैं। कह रहा है कि water or a liquid flows from higher level to lower level. Heat always flow from body of higher temperature to a body of lower temperature. जैसे कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है। अगर मान लो कि कोई चीज गर्म है, उसको तुम छुओगे, तुम ठंडे हो तो तुमको वो गर्म लगने लगेगा, राइट? तो हायर वो था, ज्यादा गर्म था, तुम थोड़ा कम गर्म मतलब ठंडे थे, तो वहां से हाई से लो की तरफ हीट भी फ्लो करता है। अच्छा, सिमिलरली देयर इज अ टेंडेंसी। अब देखो ना, इस एग्जांपल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको बुखार होता है उसको जब तुम ऐसे छू के देखते हो तो तुम्हें गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गर्म है, तुम ठंडे हो, तो तुम्हें वो गर्म से ठंडे की तरफ आ जाएगा, हाई से लो की तरफ फ्लो हो जाता है, इसके लिए तुम्हें पता चल जाता है, ठीक है? फिर कह रहा है इसी तरीके से देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू हायर ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। तो इसी तरीके से एक चार्ज के पास भी एक टेंडेंसी है हायर से लोअर की तरफ फ्लो करने की। दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रिक लेवल जो डिसाइड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक लेवल चाहिए तुमको, जैसे कितना मतलब कितना पावर चाहिए बेसिकली, जिससे तुम हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवा दोगे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहां पे देखो आगे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो क्या कह रहा है कि सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। मतलब सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ये पूरे पार्ट को तुम्हें रीड करके सुना देता हूं और फिर ये डायग्राम से मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसके लिए पहले समझा ही देता हूं। अब देखो यहां पे क्या हुआ है बेसिकली, अगर तुम ये पहले वाले को देखो, ए वाले डायग्राम को, ठीक है ना, यहां पे बोला 4.1 ए, इसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई साहब ये हमारा जो बल्ब है ये जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा हमारा बल्ब? क्योंकि भाई कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, एक वायर को एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट, कभी नहीं जलेगा। लेकिन दूसरे में तुम देखोगे तो दूसरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहां पे एक बैटरी लगाया हुआ है, और एक बैटरी मतलब वही तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो एक बैटरी लगा दिया। तो अब क्या हो रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ से हाई, इसको पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं और इसको हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो हाई से लो की तरफ तुम देखो एक फ्लो हो रहा है, एरो दिखाया बीच बीच में, राइट? और तुम्हारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जा रहा है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करोगे, कोई बैटरी इंट्रोड्यूस करोगे या फिर कोई करंट का सोर्स इंट्रोड्यूस करोगे, तब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बेसिकली तुम्हारा इक्विपमेंट काम करेगा। इसी के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ट्राई दिस बोल करके। देखते हैं एक्टिविटी क्या है। टेक अ कनेक्टिंग कॉपर वायर एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर। इस तरीके से कनेक्ट कर लो। नो करंट सीन टू फ्लो इन द बल्ब, बल्ब नहीं जल रहा है मतलब कोई करंट नहीं है। नाउ कनेक्ट द सेम सर्किट विद अ 1.5 वोल्ट ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या होता है? जो नॉर्मल, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी है, क्या देख लेता हूं मैं, मेरे पास वैसे सेल्स तो होते ही हैं। हाँ, तो देखो जैसे ये जो सेल है हमारा ड्यूरा सेल का, इस तरीके के जो सेल्स आते हैं वो आपके ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे ड्राई सेल्स होते हैं जो रिमोट वगैरह में लगता है। ओके, अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया उस तरीके से आपको पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर देना है। फिर बोल रहे हैं नाउ इट विल बी रियलाइज फ्रॉम ग्लोइंग ऑफ द बल्ब दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब जब तुम बल्ब को जलते हुआ देख रहे हो तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, करंट तो फ्लो कर रहा है। अगर बल्ब जल नहीं रहा था तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। Electrons in the wire flow due to potential difference between the two ends of the dry cell. This flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ध्यान से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। Conventional current flows in the opposite direction and is shown in the figure by the signs of arrow. We will learn about it in electric circuit in later in this chapter. अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तब इसके बारे में पढ़ेंगे, बट मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देने के लिए तुम्हें मैं समझा देता हूं कि यहां पे बोलने की कोशिश क्या की जा रही है। अब जैसे देखो ये तुमने एक लगा दिया, क्या है, एक बैटरी लगा दिया मान लो, ओके, ये मैंने एक बैटरी लगा दिया यहां पे इस तरीके से। अब हमें पता है कि ये हमारा बैटरी पॉजिटिव है और ये हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। सिंपल भाषा में हमें ये पता है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक सर्किट लगा दे रहा हूं बस,
एक सेकेंड, तो हमने एक लिया, एक सर्किट लगा दिया। ये तो ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे ही बनाता हूँ, लाइन लाइन बना के बना देता हूँ। चलो ठीक है, तो हमने एक सर्किट बना दिया और इस सर्किट में मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा बल्ब जल रहा है। ओके, अगर मेरा बल्ब जल रहा है मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है ना। अब पहले बहुत सारी इसके पीछे कहानी है, पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाद में डिस्कवर हुए थे, पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे। तो लोगों को क्या लगा, कन्वेंशनली, यहां पे देखो आपके बुक में लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल फ्लो। देखो यहाँ पे कहा गया, मिल जा सिमसिम, मिल जा सिमसिम, मिल जा, हाँ देखो ये रहा शब्द, मैं हाईलाइट कर देता हूं, कन्वेंशनल करंट फ्लोज। कन्वेंशनल इस शब्द का मतलब होता है पहले, प्राचीन, पुराना, माना जाता था, इस टाइप का। तो लोगों को क्या लगा, पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, तो लोगों को क्या लगा कि भाई साहब एक्चुअली में जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज करता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो चार्ज फ्लो करेगा वो यहां से इस तरीके से करेगा। गॉट इट? उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि इस तरीके से तुम्हारा चार्ज फ्लो करेगा। अब अगर तुम ये फिगर में डायग्राम देखोगे जो हमने यहां पे बनाया था, तो इस डायग्राम में भी तुम्हें वही देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो, एरो देखना मेरे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इस फ्लो को हम कन्वेंशनल फ्लो बोलते हैं। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कन्वेंशनल फ्लो, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रिक करंट का, जो बहुत पहले से हम मान रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जे थॉमसन, या आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जे थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, और लोगों को पता चला यार प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं कर सकता, जो फ्लो कर रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने बोला कि देख भाई, ऐसा है कि जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स करता है, तो दिस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ज्यादा है, देखो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना। यही डायग्राम को देखो, और अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इस जगह पे ना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां पे और भी बहुत सारी कहानी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, विल नॉट गेट इनटू दैट। यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का मारेगा भाई। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा। तो जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, अब वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, ओके, और फिर वो इधर जाएंगे। गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे ऐसे मूव कर रहे हैं, निगेटिव से ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा रहे हैं। अब देखो मान लो यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया तुम्हारा, ओके, इस जगह पे तुम्हारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां निगेटिव है, पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो जो फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, किसका? और इसको, इस फ्लो को हम एक्चुअल फ्लो बोलते हैं। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल फ्लो। किसका? एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, या फिर एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे होता है? ये होता है तुम्हारा निगेटिव से पॉजिटिव। कन्वेंशनल फ्लो उसका उल्टा, ये होता है पॉजिटिव से निगेटिव। एक्चुअली जब तुम डायग्राम बनाते हो तो तुम ये वाला यूज करते हो, यही हम पहले से मानते आ रहे हैं और यही हम यूज करते हैं, ये वाला हम यूज नहीं करते। बट यहां पे क्योंकि टॉपिक था तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। चलो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। In figure 4.1a, there is no current, so there is no potential difference in the absence of any cell. Current start flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. जैसे हम बैटरी लगाएंगे करंट फ्लो होने लगा। The unit potential difference in SI system is volt, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। जैसे अभी जो मैंने ये तुम्हें बैटरी दिखाया, ठीक है, एक बार फिर से मैं निकालता हूं। तो जैसे ये अभी मैंने बैटरी यहां से निकाला, तो इस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बैटरी हमारा कितने वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का है। अब देखो तुम्हें भी नॉर्मली यहाँ पे 1.5 इसी टाइप की एक बैटरी लगाने के लिए बोली गई थी। तो ये जो हमारी बैटरी है 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो वोल्ट क्या हो गया यहाँ पे? इसका एसआई यूनिट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हो गया वोल्ट। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, और फिर बोला गया है we have seen that electric current is produced due to flow of charge particles. Electric charge flowing through a wire in 1 second can be called as unit current. यूनिट का शब्द मतलब होता है एक। अब भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हमें मेजर तो करना पड़ेगा ना। जैसे यहां पे देखो, थिंक अबाउट इट, यहां पे एक शब्द बोला है कि यू कैन मेजर द वाटर फ्लो इमर्जिंग फ्रॉम अ पाइप। एक पाइप से जो पानी आता है उसको तुम मेजर कर सकते हो लीटर्स में, कर सकते हो ना मेजर। तो उसी तरीके से किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना इलेक्ट्रिक करंट गया उसको तुम कैसे मेजर करोगे? तो उसका फॉर्मूला है एम्पियर में हम मेजर करते हैं।
ठीक है, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं ये तीनों चीजें तुम्हें ये लाइन बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहां पे जैसे मान लो कि फ्लो क्या हो रहा था मुझे बताओ, तो तुमको अगर मैं पूछूंगा कि क्या फ्लो हो रहा था तो तुम फट से बोल दोगे सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या है तो तुमको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, चार्ज है ना। चार्ज को हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो चार्ज है इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, सी। ठीक है ना, यहां पे देखो लिखा हुआ है कूलम्ब, COULOMB। ठीक है ना, पूरा ही लिख देता हूं COULO, ये होता है तुम्हारा कूलम्ब। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली सी लिखते हैं, नहीं तो खाली सी लिखेंगे। अच्छा, करंट क्या फ्लो हो रहा था, ये होने के कारण प्रोड्यूस क्या हो रहा था? करंट। करंट को हम आई लेटर से लिखते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ओके, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। कितने टाइम के लिए हुआ तो टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। ये तो हमें पता ही है, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो मान लो कि एक वायर है। ओके, इस वायर से 1 सेकंड के अंदर कितनी देर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट है। तो जो फॉर्मूला निकलता है करंट का, करंट का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है? करंट का फॉर्मूला निकलता है कि भाई साहब कितना चार्ज गिवन टाइम में, मतलब अगर मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं तो गिवन टाइम में कितना चार्ज पास हो गया, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, गिवन टाइम में। अब देखो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है करंट का, आई इज इक्वल टू क्यू टी। अब यूनिट्स की बात करते हैं। जो तुम्हारा ये क्यू है इसका यूनिट क्या था? कूलम था। टाइम का क्या था? सेकंड था। तो कूलम पर सेकंड, इसी कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी बुला सकते हैं। समझ रहे हो? तो आप कूलम पर सेकंड लिखो या फिर आप एम्पियर का ए लिख दो, चलेगा। तो यहां पे देखो वही लिखा है कि भाई साहब आप कूलम पर सेकंड लिख दो, या फिर सीधे आप लिख दो कि एम्पियर। समझ आ गया? तो 1 एम्पियर मतलब कितना होगा? अब मुझे एक और सवाल का जवाब दो आप। अगर मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये करंट है, ये तुम्हारा चार्ज है, और ये तुम्हारा टाइम है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं यहां पे मुझे आंसर 1 चाहिए। ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है, तो इन दोनों बॉक्स में तुम क्या लिखोगे कि तुम्हारा आंसर 1 आ जाए? 1 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट तो एम्पियर है। यहाँ पे कूलम और यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 1 आ जाए? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें अगर तुम ट्राई करके देखोगे ना, फिर भी लास्ट में तुम्हें पता चलेगा यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अगर 1 कूलम्ब जितना चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से, मतलब किसी वायर से फ्लो कर रहा है, तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा एडवांस अगर बोलने जाए तो ये कुछ लॉज को फॉलो नहीं करता, कुछ वेक्टर क्वांटिटी के कुछ लॉज होते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। और देखो हमने करंट के डायरेक्शन में ऑलरेडी कंफ्यूजन था, आप इसको समझ लेना। तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे हम 1 एम्पियर बोल रहे हैं, तो एक क्या है? ये एक वैल्यू है ना, इसको मैग्नीट्यूड बुलाते हैं। और ये क्या है? यूनिट है, ऐसा यूनिट। चलो क्लियर हो गया, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अब इस चैप्टर का जो अगला वाला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है यहां पे कह रहा है कि अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। यूनिफॉर्म मतलब लगातार तुम्हारे इसमें चार्ज, जैसा भी रिमोट है, इस रिमोट के पीछे बैटरी लगा हुआ है ना, तो ये रिमोट के अंदर बैटरी, तभी तो मैं इसी को बंद कर रहा हूं, चालू कर रहा हूं, तो ये एक सोर्स चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है कुछ, तो ठीक है ना। अब सेल का मतलब एक सिंगल, जैसे इसको मैं सेल बोलूंगा, लेकिन जब यहां पे 2 लग गए तो मैं बैटरी बोलूंगा। ये बात याद रखना, ये आगे जाकर के तुम्हें इस पॉइंट पे क्लियर होगा, ये तुम्हें यहां पे जाके क्लियर होगा कनेक्टिंग सेल में, यही बात मैं अभी बता दे रहा हूं तुम। ठीक है, चलिए, तो अब देखो क्या बोल रहा है। वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। आज के डेट में बहुत अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल्स आते हैं। दिस आर यूज्ड इन रेंज ऑफ मशीन, फ्रॉम हाथ में जो घड़ी पहनते हो उससे लेकर के बड़े बड़े सबमरीन, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े ट्रक के अंदर भी आपके बैटरीज लगे हुए होते हैं। फिर कह रहा है आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलर सेल। आपने सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। एक किसी भी सेल का जो मेन काम है वो है कि 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज करके चले। ओके, द इलेक्ट्रिक सेल वर्क ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो फ्लो करते हैं और इस पर काम करता है,
ठीक है, अबाउट विच यू विल लर्न लेटर, आप इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हमें कुछ प्रकार के 3 प्रकार के सेल्स पढ़ने हैं और बेसिकली कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले चाहिए हमें और कुछ भी नहीं है। एक हमारा ड्राई सेल है, एक हमारा लीड एसिड सेल है और एक हमारा निकल कैडमियम सेल है। अब देखो मैं तुम्हें इन तीनों के बीच का ना कहानी बताता हूं। ये सेल एक बार यूज करके तुम्हें फेंकना पड़ेगा, तुम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, और इससे तुम्हें ज्यादा पावर नहीं मिलेगा, ये बहुत कम पावर देगा, मतलब बहुत कम, इसका वोल्टेज बहुत कम। अब ये वाला जो सेल होता है ये ज्यादा पावर के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गाड़ी वाड़ी होती है उन सारी जगह पे, और इसको तुम रिचार्ज कर सकते हो, फिर से चार्ज कर सकते हो। अब ऐसा भी कोई सेल तुम्हें चाहिए जो तुम एक जगह से दूसरी जगह लेके कैरी भी कर सकते हो और उसको तुम रिचार्ज भी कर सकते हो कहीं पे लगा करके, तो ये तुम्हारा निकल कैडमियम सेल होता है। सिंपल भाषा में समझ में आ गया तीनों सेल के बारे में। अब इस सेल का तुम्हें यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और मुझे लगता है कि एग्जाम में भी ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो इसको लर्न करके जाना, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें यहाँ पे पहले इसका ऊपर ऊपर से कंस्ट्रक्शन बता देता हूं कि क्या है। अब तुम इसको इस तरीके से समझना, मैंने सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया था तुम्हारे लिए, ये देखो। अब यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे कुछ लेयर्स है। ओके, ये जो बैटरी है इसमें जो मैं गोल 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 ऊपर से देख रहा हूं, तो अंदर कुछ लेयर्स है। जैसे पहला एक लेयर है, ये लेयर मेरा ग्रेफाइट के रॉड का है, एक जो बीच में एक रॉड निकलेगा अगर तुम तोड़ोगे तो ब्लैक कलर का, ठीक है। ग्रेफाइट एक कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है। उसके बाद दूसरा जो लेयर रहेगा उसके अंदर तुम्हें MnO2 का पेस्ट देखने को मिलेगा। ये MnO2 का पेस्ट जो है बेसिकली वो कैथोड का काम करता है। कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर तुम्हें उसके ऊपर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो ब्लू वाला लेयर रहेगा तुम्हारा वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो चार्जेस को फ्लो करने में मदद कर रहा है। चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट आएगा ना, तो चार्जेस को फ्लो करने में जो मदद कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद बेसिकली तुम्हें एक कवरिंग देखने को मिलेगी किसी भी चीज की, कपड़ा, किसी कागज की हो सकती है, पुट्ठे की हो सकती है, या फिर किसी और चीज की हो सकती है। और लास्ट में तुम्हें एक और चीज देखने को मिलेगा जो बेसिकली लास्ट लेयर होगा बैटरी का, जैसे यहाँ पे ड्यूरासेल जिस पे लिखा हुआ लास्ट लेयर है, और वो मोस्टली जिंक का बना होता है और वो एक एनोड का काम करता है। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यही चीज जब तुम यहां पे देखोगे तो तुम्हें ये ऊपर से नहीं दिख रहा, तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं एक एक चीज तुम्हें बताता हूं। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे जो भी कहानी लिखी हुई है हम वो पढ़ते हैं और उसके बाद ये देखते हैं। यहां पे देखो तुम्हारे को यहाँ पे वही चीज दिखाया हुआ है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है ये ब्लैक वाला। उसके नीचे जो बाहरी लेयर है जैसे हमने बात किया वो निगेटिव टर्मिनल है तुम्हारा, ठीक है। उसका बोला यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 की वो पेस्ट है। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भरा हुआ है पूरा, दो चीज का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा दो, ये चीज का, दोनों चीज का होता है। ये क्या करता है, चार्जेस को फ्लो करने में मदद करता है। फिर एक जिंक की कवरिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर कार्बन इलेक्ट्रोड है जो कि बेसिकली ग्रेफाइट का है, हमने बात किया था ना अभी ग्रेफाइट का। और एक डिवाइडर लगा हुआ है कि दोनों चीजों को अलग रखने के लिए, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमने बोला था, एक छोटा पतला डॉट 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 दिखाया था, वो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो ध्यान से, कह रहे कि एक लीड सेल ले लो और उसका बाहर का कोटिंग निकाल दो। अंदर के तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक व्हाइटिश मेटल का लेयर दिखेगा। ये जो है ये बेसिकली जिंक का मेटल लेयर है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तुम्हें क्या दिखेगा, इनसाइड यू विल फाइंड अ व्हाइटिश मेटल लेयर। अगर मैं इसके ऊपर का ये पूरा हटा देता हूं, ऊपर का ये पार्ट, तो मुझे एक अंदर एक व्हाइटिश लेयर दिखेगा मेटल का, और वो क्या है, मेरा जिंक का मेटल का लेयर है। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल का काम करता है, जो मतलब बाहर की तरफ से यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे ये हमारा निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। चलो ये क्लियर हो गया, यहां से यहां तक हम एकदम क्लियर हो गया। चलो ओके, यहां तक हमें क्लियर हो चुका है। अब आगे देखो, नाउ केयरफुली ब्रेक एंड ओपन दिस लेयर। बहुत आराम से, क्योंकि मेटल का लेयर है तो आराम से इसको तोड़ करके देखना है। दिस इज अनदर लेयर इनसाइड, इसके अंदर एक अलग लेयर है। इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दिस टू लेयर्स। अब हम बाहर से देख रहे हैं, तभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने अंदर से दिखाने की कोशिश की थी, अब हम लोग बाहर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हें दिखेगा एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है। द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, चार्जेस को फ्लो करने में मदद करना। ये एक पेस्ट की तरह होता है बेसिकली, ठीक है। दिस आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करते हैं, कैरियर्स है। द इलेक्ट्रोलाइट इज वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ZnCl। इन दो चीजों का है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का बेसिकली एक वेट मतलब थोड़ा गीला लेयर है। ओके, दिस इज ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर, देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर। फिर अंदर में सेंटर में तुम देखोगे तो ग्रेफाइट का रॉड देखने को मिलेगा तुम्हें, समझ आया। दिस, अब देखो कार्बन इलेक्ट्रोड क्यों बोला है, ये बेसिकली कार्बन ग्रेफाइट ही होता है, बात याद रखना। ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन ही होता है, ठीक है। तो वही बोला है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये क्या है,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है तुम्हारा सेंटर वाला। चलो यहां तक हो गया। अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इज फिल्ड आउटसाइड द रॉड। बाहर की रॉड के बाहर की तरफ ये जो ब्लू वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है? मैंगनीज डाइऑक्साइड भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज फिल्ड आउटसाइड द रॉड। Because of the chemical reaction of all this chemical, electric charge is produced on the two terminals, graphite and zinc layer, and a electric current flows in the circuit. अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे केमिकल्स हैं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, बेसिकली एक रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन होता है, और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे बहुत सारा प्रोटॉन, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे बहुत नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो तुम्हें बस ये याद रखना है, ये डायग्राम, बाकी तो वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, next, due to wet pulp used in the cell, the chemical reaction proceeds very slowly. क्योंकि यहाँ पे गीला है तो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होता है, hence large electric current cannot be obtained from this. अब क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सेल्स यूजिंग लिक्विड्स। द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज लॉन्गर। अब क्योंकि यहाँ पे पेस्ट है तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत ज्यादा है, बट ज्यादा करंट नहीं होगा। Dry cell is very convenient to use and this can be held in any direction with respect to the ground and can be used in mobile instrument. Dry cell बहुत easy, कहीं भी देखो, मैं यहाँ पे लेके घूम रहा हूँ, वहां पे दो लटके हुए हैं, क्योंकि रिमोट में लगता है, कीबोर्ड के अंदर लगता है, ये माउस के अंदर लगता है, तो बहुत सारी जगह बेसिकली सेल्स लगते हैं, तो इसके लिए बहुत हैंडी होता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। अच्छा, अब अगला जो तुम्हारा है वो लीड एसिड सेल। अब देखो लीड एसिड सेल की क्या कहानी है। फिगर 4.3 ये देख लो, ये अच्छा सा फिगर है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एक टर्मिनल है, इसका नाम है PbO2, लीड डाइऑक्साइड सॉरी, और ये तुम्हारा लीड है, बेसिकली है दोनों लीड, एक डाइऑक्साइड है, एक ऑक्साइड का, एक डाइऑक्साइड है, एक नॉर्मल है, एक नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे बीच में एक सेपरेटर भी होता है, ज्यादा एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 2 वोल्ट का बोल रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, H2SO4, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली है। ठीक है ना, चलो तो अब देखो क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये तुम्हें जो दिखा रहा है वो लीड एसिड सेल है। लेट अस एग्जामिन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। एक बार ये डिस्चार्ज हो जाता है उसका तुम रिचार्ज कर सकते हो, ड्राई सेल में तुम ये चीज नहीं कर सकते थे। ठीक है, द लीड एसिड सेल कंटेन्स लीड इलेक्ट्रोड एंड अ लीड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड, बोथ आर डिप्ड इनटू अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे लीड इलेक्ट्रोड है तुम्हारे पास एक, और एक तुम्हारे पास लीड डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड है, और दोनों का दोनों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप किया हुआ। समझ आया? अच्छा, अब यहां पे आगे बोला हुआ है कि जो PbO2 है, लीड डाइऑक्साइड है, वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जबकि जो Pb है इलेक्ट्रोड है वो तुम्हारा निगेटिव चार्ज कैरी करता है। एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नियरली 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। Okay, because of the chemical reaction taking between the substance in the cell, electric charge is produced on both the electrons and electric current flows through the load bulb. अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी तुम इसका इस्तेमाल करके कहीं पे भी फ्लो करा सकते हो। ठीक है, लोड मतलब कोई बल्ब तुम जला सकते हो या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट तुम चला सकते हो, बेसिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उससे। तुम्हें अगेन यहाँ पे भी तुम्हें डायग्राम याद रखना है, और तुम्हें ये याद रखना है कि इसको वापस रिचार्ज करके यूज किया जा सकता है। दैट्स इट, तुम्हें ये 2 बातें याद रखनी है। अगला, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट, हेंस लीड एसिड सेल्स आर यूज्ड इन कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS, जहां पे UPS तुम यूज करते हो, जहां पे पावर सप्लाई लगातार चाहिए तुमको, वहां पे यूज कर सकते हो तुम। कार के अंदर, ट्रक के अंदर, मोटरसाइकिल्स के अंदर, अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का सेल होल्डर भी होता है जिसमें तुम बहुत सारे सेल्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगाते हो कि तुम्हें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिले। हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस चीज को। अब देखो यहाँ पे अगला तुम्हारा निकल कैडमियम सेल, जिसके बारे में केवल एक लाइन लिखा है। दिस डेज वैरायटी ऑफ गैजेट्स आर अवेलेबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे ऐसे गैजेट होते हैं, जैसे माउस, अगर मैं कहीं जाता हूं तो मैं लेके जाता हूं। ठीक है, सच गैजेट्स यूज निकल कैडमियम सेल, NiCd मतलब निकल कैडमियम, निकल कैडमियम। तो निकल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। द सेल डिलीवर्स 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। ये 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है और ये रिचार्ज हो जाता है। बेसिकली ये जो माउस है इसको मैं एक केबल के साथ ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे तो मैं केबल, ये देखिए केबल के साथ ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूं, और फिर क्या होता है कि ये माउस अपना रिचार्ज हो जाता है। सेम मेरा कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और कीबोर्ड फिर देखो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है टाइप सी का, तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये टाइप सी के कनेक्टर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये मेरा कीबोर्ड चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बात है।
अब तुम्हें बोला है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बोला है, तो वहां पे पीछे बोला था ना कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और ज्यादा पढ़ना है। तो देखिए क्या बोला है, व्हेन अ सेल होल्डर, अ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स एज शोन इन द फिगर 4.4 बी एंड ए, ठीक है, देन अ बल्ब लाइट्स अप बाय क्लोजिंग द प्लग की। अब यहाँ पे 4.4, देखो यहाँ पे अगर मान लो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक प्लग की तुम्हारा कुछ इस तरीके का होता है, ओके। एक सेल, तुम्हारा सेल तुम बेसिकली इस तरीके से दिखाते हो, ओके। और इलेक्ट्रिक बल्ब तुम इस तरीके से दिखाते हो। जब ये सभी चीजों को तुम एक पर्टिकुलर तरीके से कनेक्ट करते हो तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा सर्किट चलने लगता है, तुम्हें लाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक इस तरीके से ये प्लग की लगा दिया, ये तुम्हारा बैटरी लगा दिया और ये बल्ब है और वायर से जोड़ दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा जल रहा है ना। तो यही चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है। अच्छा, then the bulb lights up by closing the plug key. This means that current flows through the electric circuit and bulb light up. On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stop, indicated by the bulb which ceases down. This type of connection in the electric component is called as electric circuit. Circuit is shown in figure 4.4b. अब यहाँ पे 4.4b में कोई सर्किट है नहीं यहाँ पे, अगर तुम देखने जाओगे तो, ठीक है। This cell is shown by symbol. The cell is shown by a symbol this. अब देखो मैंने तुम्हें यही यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि प्लग की जो होता है तुम्हारा, प्लग की को तुम इस तरीके से दिखाओगे, यहाँ पे ये चालू है, अब पहले बंद था। अब इस सेल को तुम इस तरीके से दिखाते हो, ये तुम्हारा बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेल है, मतलब केवल और केवल एक, जैसे ये एक है हमारे पास वैसे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके के डायग्राम से दिखाते हैं, जल रहा है तो ऐसे 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 कर देते हैं। क्लियर हो गया, पीछे मैंने सर्किट डायग्राम तुम्हें दिखा दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो यूज्ड इन होम सप्लाई। हमारे घर के अंदर भी जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक सप्लाई है। हाउएवर द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है हम बाहर से मंगा रहे हैं करंट, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगा रहे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेल्स। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर का नाम है, अगर यही सिलेबस रहा तो। नेक्स्ट देखो कनेक्टिंग सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे फिगर है 4.4b, दिखाता हूं मैं। इन ट्रांजिस्टर रेडियो 2 to 3 dry cells are seen to be connected in a series. The purpose of doing this is to obtain a more potential difference than the single cell. Therefore, this is possible to obtain higher current. If the cell are connected as दूसरा भी एक फोटो दिया हुआ है, the connection of the cell is known as battery of cells. In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. Therefore, each cell has a potential difference of 1 volt. The total potential difference between of the 3 cell will be of 3 volt. यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि क्या लिखा है। मान लो कि तुम्हारे पास बल्ब है, सॉरी तुम्हारे पास ये एक जो तुम्हारे बैटरी है, वो एक बैटरी कितना कर रही है, एक सेल, एक को हम सेल बोलेंगे, सिंगल को हम सेल बोलते हैं। तो मान लो एक तुम्हारा सेल है, इसके पास कितनी कैपेसिटी है, 1 वोल्ट की कैपेसिटी है। तो अगर तुमने ऐसे 2 लगा दिया तो 2 वोल्ट हो गया। मान लो 1 2 3 4 कर दिया तो ये 4 वोल्ट हो गया। तो तुम्हारा वोल्टेज बढ़ गया तो तुम्हारा करंट भी बढ़ जाएगा। समझ आया ना, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लोड, यहाँ पे देखो किस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निकला, और यहाँ से निगेटिव टर्मिनल, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली देखो इसको पॉजिटिव टर्मिनल यहां से ले लिया और निगेटिव टर्मिनल यहां से ले लिया, बाकी देखो एक दूसरे से कनेक्ट किया, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, कनेक्ट करके एक सीरीज में कनेक्टिंग सेल। अब इस चीज को हम पूरे को बैटरी बुलाते हैं, इसको पूरा बैटरी बुलाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कनेक्टेड है रिमोट के अंदर, तुमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ठीक है, ओके। अब देखो अगला जो तुम्हारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां से लेके तुम्हें बेसिकली यहां तक देखना है। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर सिंपल भाषा में इसको भी अगर समझने जाए तो अगर किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, कोई अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, मतलब अगर तुम्हारा इसमें से करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, तो इसके इर्द गिर्द, इसके आजू बाजू में क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तुम्हें अगर इस बात पे अगर समझना है इसी बात को, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखी हुई है, उससे हम समझ के लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक्टिविटी 1, टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स ले लो, ठीक है, इस तरीके से, मतलब अपने जो माचिस की डब्बी आती है ना वो, ठीक है, जो यूज हो चुकी है,
एंड प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, इसके अंदर बेसिकली कॉम्पोस्ट डाल दो, मार्केट में तुम्हें बहुत सस्ते में कॉम्पोस्ट मिल जाएगा, उसको डाल देना इनसाइड द ट्रे। नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्टिंग वायर एंड वाइंड इट अराउंड द ट्रे, अब उसको एक लॉन्ग कनेक्टिंग वायर लेकर के इस तरीके से वहां पे वाइंड कर दो, ठीक है। एंड कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग इट इन दिस वायर एंड इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड बल्ब। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, बल्ब वगैरह लगा लेना है और यहाँ पे तुम्हें एक बैटरी लगा लेनी है, प्लग की लगाना है और अब तुमको इसको चालू करना है, ओके। फिर कह रहा है मार्क द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल का पोजीशन तुम देख लेना कि मैग्नेटिक नीडल का पोजीशन कहां पे है। टेक अ बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल, अब एक बार मैग्नेट लेके जाओ इस मैग्नेटिक नीडल के पास। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि बार मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की, अभी क्लोज ये प्लग की को बंद कर दो। द बल्ब विल लाइट अप, जैसे तुम इसको बंद करोगे, मतलब ये एक्चुअली बंद मतलब चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर से जल जाएगा। और कीप लुकिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की, द बल्ब विल लाइट अप एंड यू विल रियलाइज दैट द करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग, जब बल्ब जल गया इसका मतलब करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स पोजीशन, क्या मैग्नेटिक नीडल अपना पोजीशन चेंज करेगा, जवाब है बिल्कुल हाँ, ऑब्वियसली यस इट इज गोइंग टू डू दैट, ठीक है। नाउ ओपन द प्लग, किया फिर से उसको ऑफ कर दो, ओपन मतलब ऑफ, क्लोज मतलब ऑन, ठीक है। डज द मैग्नेटिक नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और यस द आंसर इज यस। तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इससे हमें यह समझ में आता है कि जब मैंने बार मैग्नेट को लाके देखा तब भी ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, मतलब अगर कोई भी मैग्नेटिक चीज आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली हमारा, तब भी हमारा भाई साहब ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये हमें समझ आया। अच्छा फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू नो दैट मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल भी क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट ही है। You have seen that magnetic needle changes its direction when a bar magnet is brought near the magnetic needle, अगर एक बार मैग्नेट लेके आते हो तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। Also you have observed that magnetic needle changes its direction when the current starts flowing in this circuit, और जब इसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा था तब भी ये कर रहा था ऐसा ही, ठीक है ना। This means that magnetic field is created when electric current flows through a wire, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। हेंस क्रिश्चियन ने ये चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में बताया था, तो ही वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था। एंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड। तो इससे हम ये बेसिकली कह सकते हैं, जो मैंने मुद्दा तुम्हें बताया पूरे एक्सपेरिमेंट से, कि अगर एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सेम एक और एक्टिविटी तुम्हें बोला, अब इसमें क्या होगा, तुम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो मैग्नेट बन जाएगा, और इसी फिनोमिनन पे हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। समझ आया। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से रीड करते हैं, देखते हैं कि एक्टिविटी नंबर 2 क्या दिया है। पहले पूरा रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। तो देखो क्या है, टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग एंड वाइंड इट टाइटली अलोंग अ लॉन्ग स्क्रू, मतलब एक वायर लेना है, उसको स्क्रू के ऊपर इस तरीके से टाइटली बांध लेना है, ठीक है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर इन सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.7, ऑल्सो कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल एंड अ प्लग की इन द सर्किट। तो एक तुम्हें बैटरी लगा लेना है, एक प्लग की लगा लेना है, ये चीजें तुम्हें कर लेनी है, ठीक है। Keep 2 to 4 iron pin small nails near the screw. Now start the current in the circuit by plugging the key. It will notice that the pins of the nails have stuck to the tip of the screw. Will the pins and nails continue to stick when the plug key is open? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम ऐसे कुछ छोटे छोटे से पिंस ले लो, ठीक है, और ये पिंस को बेसिकली क्या करो, वहां पे रख दो। तो जैसे ही तुम इसका ये चालू कर दोगे तो क्या होगा, इसमें से ऐसे करंट फ्लो करने वाला है, और क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म आ रहा है, और ये जो पिन है वो लोग आयरन का है, तो वो क्या होगा, मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे तुम इसको बंद करोगे तो वो फिर से हट जाएगा, जैसे चालू करोगे फिर से चिपक जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, वही बात समझ में आई हमें फिर से, ठीक है ना। When the electric current flow through a wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that, screw also attains magnetism. अब जब इसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड जब करंट पास हो रहा था तो इसके आजू बाजू में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, और क्योंकि करंट अब इसमें से भी पास हो रहा है तो इसमें भी क्या हुआ, ये भी बेसिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। समझ आया। इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि इसमें भी करंट है। अच्छा उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ द कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं कि हम करंट पास करके मैग्नेट बना रहे हैं। Got it? You have seen various uses of electromagnetic 6th standard में आपने कुछ पढ़ा है,
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूजफुल इन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च में कई जगह क्या होता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, जो तुम्हारे यहाँ पे बेल बजता है। अब देखो मैं इसको सिंपल यहाँ पे रीड तो तुम दुनिया भर का कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से तुम्हें बताता हूं कि है क्या। ये तुम्हारी एक बैटरी है, ये तुम्हारा एक की है। अगर ये टच नहीं हो रहा है तो करंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा, अगर ये टच हो जाएगा ऐसे तो करंट यहाँ पे पास होगा। सही बात है। तो देखो यहां से अब तुम्हारा करंट जब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो ये जो कॉन्टेक्ट स्क्रू है तुम्हारा, ये यहां पे अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि करंट जब पूरा सर्किट बनेगा तो ये जो तुम्हारे यहां पे जो इस तरीके से वाउंडेड है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जब ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो, जैसे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये जो तुम्हारा स्ट्राइकर है वो इस पे लगेगा और आवाज आएगी। समझ आया? बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें से जब करंट पास कर रहे हो तो ये मैग्नेट की तरह बन जा रहा है और वो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला स्ट्राइकर जाके वहां पे लग रहा है और तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक आयरन स्ट्रिप है, बेसिकली एक चम्मच की तरह है, और ये वो लगता है चम्मच, टन, समझ आया? और ये कॉन्टेक्ट स्क्रू है जो कॉन्टेक्ट में आता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सिंपल भाषा में समझ आ गया ना कि क्या होता है। अब देखो रीड करके समझते हैं कहां पे क्या चीज है, नहीं है। Many of you must have seen a simple electric doorbell. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक डोरबेल। Open such a bell with इसी तरीके एक बेल को खोल के देखिए, मतलब चीड़-फाड़ करिए उसका, ठीक है। Which order figure 4.8 depicts a bell with its outer cover removed. तो एक आउटर कवर निकाल करके एक बेल का फोटो दिखाएं यहाँ पे, अगर तुम नहीं तोड़ना चाहते हो तो, ठीक है। Let us understand the working of the bell. अब आपको ये बेल की वर्किंग समझनी है कि कैसे काम करता है। A copper wire is wounded around the iron piece. The coil act as a electromagnet. तो ये कॉपर वायर यहाँ पे जो वाउंड किया हुआ है, दो भी होता है, कई बार एक रहता है, ये काम कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला वाला क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा देखो। An iron strip along with a striker is fitted near the electromagnet. A contact screw is in touch with the strip. अब ये स्ट्रिप यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक आयरन का स्ट्रिप लगा हुआ है एक स्ट्राइकर के साथ, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट स्क्रू लगाया हुआ है जिससे उसको रखा हुआ है, मतलब वहां पे बांध करके, ठीक है ना। अच्छा, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है उस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं। द करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन द स्क्रू इज इन कांटेक्ट विद द स्ट्रिप एंड हेंस द कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट। देयरफॉर द स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड द साउंड इज क्रिएटेड। अब जैसे ही यहां से तुम्हारा करंट निकलेगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये यहाँ पे आएगा और ये आवाज करेगी, जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। उसके बाद है, however if the same time the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stop, in this situation the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and comes in contact with the contact screw. This electric current is then immediately restored again if the striker hits the gong by the above process. This action repeats itself and the bell rings. अब देखो बोला जा रहा है कि जैसे ही फिर क्या होता है, जैसे मान लो हमने बटन दबाया, टन आवाज आया, ठीक है, उसका जैसे हमने बटन छोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ, ये वापस ये चीज जो है तुम्हारी, ये वापस ये चीज तुम्हारी पीछे चली गई, फिर आवाज बंद, फिर जैसे तुमने दबाया फिर से बजा, क्योंकि ये फिर से लगा। तो यही पूरा प्रोसेस है, मैंने तुम्हें बोला ही, सिंपल भाषा में मैंने बता दिया। बस टेक्निकल शब्द तुम्हें पता चल जाए कि कॉपर का वायर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कॉन्टेक्ट स्क्रू है, बेसिकली स्क्रू से इसको लगा के रखा है, समझ रहे हो ना तुम, जहां से ये अट्रैक्ट होगा, और कुछ नहीं है। तो दैट्स इट। अब पूरा का पूरा एक्सरसाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे वेबसाइट के ऊपर हमने डाल दिया, इसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करना। 8th साइंस का ये है, इसके अलावा एक पूरा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लर्नर्स, इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप अगर मेरे वीडियो से पहले से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा। और इस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, जैसे अब क्या होता है यूट्यूब पे आप पढ़ते हो तो आपको ऐड देखने को मिलता है, 500 के अंदर 500 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ तुम्हें मिल जाएगा। यही सारे वीडियो है, कुछ अलग नहीं है, बट कुछ अलग पेपर्स भी हैं, उसके अंदर मैंने कुछ पेपर्स भी डाला है चैप्टर वाइज, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है। तो तुम्हें कोई ऐड नहीं देखने को मिलेगा, अलग से प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें, तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करो। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हमारे एप्लीकेशन का, तो वहां से तुम ले सकते हो। बाकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर, इनसाइड द एटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये आगे हमारे 9th में बहुत काम आता है। हैप्पी लर्निंग।